हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम MPSC 03 का चैप्टर 8 का एक टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये टॉपिक एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो, क्योंकि इस टॉपिक से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि रूसो के राजनीतिक विचार क्या थे और राजनीतिक चिंतन के इतिहास लेखन पर उसका क्या प्रभाव देखने को मिला। इससे पहले हम रूसो के जीवन और समय के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रूसो का जन्म जिनेवा में एक निर्धन परिवार में 712 ईस्वी में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की अवस्था से ही रूसो विभिन्न व्यक्तियों की शागिर्दी में रहा, लेकिन वह अपने आप को किसी भी क्षेत्र में फिक्स नहीं स्थापित नहीं कर पाया। जीवन के ज़्यादातर समय में उसने धन की कमी में ही गुजार दिया। अस्थायी भौतिक लाभों के लिए उसने अपना धर्म भी बदल लिया और उन लोगों से भी दान स्वीकार किया जिससे वह नफरत करता था। आज हम जीन जैक रूसो के राजनीतिक विचारों को समझेंगे और उनका समीक्षात्मक मूल्यांकन के साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास लेखन पर उसका क्या असर रहा है। रूसो एक मेधावी दार्शनिक, प्रकोपी, उतना ही विवादास्पद और अपने समय का कटु आलोचक था। रूसो एक आधुनिक प्रोमीथियन था, यानी काफ़ी क्रिएटिव, इमेजिनेटिव और इनोवेशनल था, जिसने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरणा दी थी। देखा जाए तो रूसो को सबसे अच्छे रूप में इसकी लोकप्रियता सर्वसत्तात्मकता की धारणा के कारण हुई। लेकिन सामान्य इच्छा, जिसने लोकतंत्रात्मक शासन का दार्शनिक औचित्य उपलब्ध कराया, इसके लिए सबसे ज़्यादा याद किया गया रूसो को। और रूसो को इसी सामान्य इच्छा के सिद्धांत और विचार को पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास लेखन पर सबसे गहरा प्रभाव देखने को मिला। रूसो के राजनीतिक दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट उसका सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में रूसो की अमर देन है। रूसो ने अपने इस अवधारणा में स्वतंत्रता और सत्ता, हित और कर्तव्य, व्यक्तिकता और सर्वव्यापकता में सामंजस्य प्रस्तुत किया है। कुछ विचारकों के मुताबिक ये लोकतंत्र की आधारशिला है तथा कैंट, हीगल, ग्रीन, बोन्स्के आदि दार्शनिकों का आइडियलिज्म भी इसी पर बेस्ड है। लेकिन लोकतंत्र के समर्थकों ने जहाँ इसका स्वागत किया, वहीं निरंकुश शासकों ने इसका विरोध किया। इसी वजह से ये कहा जाता है कि शायद ही कोई सिद्धांत इतना विवादास्पद होगा जितना कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत। अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में रूसो कहता है कि समझौते के जरिए समाज के लिए व्यक्ति अपने शक्ति का जो परित्याग करता है, उसकी व्यक्तिगत इच्छा का स्थान एक सामान्य इच्छा ले लेती है। सामान्य इच्छा को व्याख्याति करने के लिए रूसो ने यथार्थ और आदर्श इच्छाओं में अंतर किया है। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की दो प्रमुख इच्छाएं होती हैं: एक्चुअल विल यथार्थ इच्छा, रियल विल आदर्श इच्छा। सामान्य रूप में यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का एक ही अर्थ लिया जाता है, लेकिन रूसो के द्वारा इन दोनों का ही प्रयोग अलग अलग और विशेष अर्थों में किया गया है। रूसो कहता है यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वो भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करता होता है। इसमें सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ का भावना प्रबल होता है। जब मनुष्य सिर्फ अपने लिए सोचता है, तब वह यथार्थ इच्छा के वशीभूत होता है। ये इच्छा भावना प्रधान होती है। इसके वशीभूत होकर मनुष्य विवेकहीनता से काम करता है। व्यक्ति की ये क्रांतिकारी इच्छा होती है और इनमें व्यक्ति का दृष्टिकोण संकीर्ण और अंतर्द्वंद से युक्त होता है इसी तरह आदर्श इच्छा है मानव की वो इच्छा जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण हो। ये वह इच्छा है जो विवेक, ज्ञान और सामाजिक हित पर आधारित होती है। इस इच्छा के अनुसार मानव खुद के हित को सामाजिक हित का अभिन्न भाग मानता है तथा संपूर्ण समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करता है। ये आइडियल इच्छा है, आदर्श इच्छा। इस इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित के साथ सामंजस्य और व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता होती है। रूसो के अनुसार यही एकमात्र श्रेष्ठ इच्छा है और स्वतंत्रता का द्योतक भी है। ये व्यक्ति की उत्कृष्ट इच्छा होती है जो स्वार्थहीन और कल्याणकारी होती है, और ये इच्छा में व्यक्ति अस्थायी रूप से निवास करती है।
अब हम बात करेंगे सामान्य इच्छा का सिद्धांत, यानी जो जनरल विल है उसकी बात करेंगे। जनरल विल सामान्य इच्छा को संप्रभु और व्यक्तियों को जनरल विल में भागीदार बनाकर रूसो ने स्वतंत्रता के साथ अधिकार को एक साथ कर दिया है, जैसे कि रूसो के पहले किसी विचारक ने नहीं किया। इस सिद्धांत को समझने से पहले हमें इस सिद्धांत की सराहना करने की ज़रूरत है। जिस तरह से राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर व्याख्यान में जहां रूसो ने पहली बार अपने सामान्य इच्छा के सिद्धांत की अवधारणा को बताया था, रूसो कहते हैं कि सामान्य हमेशा पूरे और हर हिस्से के संरक्षण और कल्याण के लिए जाता है और कानूनों का जरिया है जो सभी के हित में बनाया गया है। राज्य के सदस्य एक दूसरे के संबंध में और उसके लिए जो न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण है। आगे रूसो कहते हैं कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत का जो लक्ष्य है वो सभी के हित में होता है और ये सभी की इच्छा से अलग होता है, यानी सबकी एक जैसी इच्छा नहीं हो सकती। ये व्यक्ति पर निर्भर हो सकता है कि मान लो कि अगर कोई व्यक्ति अगर सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कोई काम करता है तो ये जनरल विल नहीं हो सकता, लेकिन उसी व्यक्ति ने अपने समाज या अन्य कई लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए अगर कोई काम किया है तो ये सामान्य इच्छा सिद्धांत होगा। ऐसी भावना तभी उत्पन्न हो सकती है जब समूह के सभी व्यक्तिगत सदस्य अपने निजी हितों का त्याग करते हुए किसी ऐसी चीज़ों को पाने के लिए एकजुट होते हैं जिसे पूरे समाज के लिए अच्छा माना जाता है। सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों से आती है और सभी पर लागू होती है और सभी की स्वतंत्र तर्कसंगत इच्छा का प्रतीक है। लेकिन रूसो का ये मानना है कि सामान्य इच्छा पर सदस्यों के बीच एक विचार कभी कभी संभव नहीं हो सकती है, क्योंकि भले ही एक व्यक्ति कुछ अच्छा करना चाह रहे हों, लेकिन हो सकता है कि वह अच्छे को हमेशा ठीक से समझ या जान ना पाए। इस स्थिति में रूसो का सुझाव ये था कि अगर हम इच्छाओं में से आपस में टकराव वाले अलग अलग विरोध हितों को बाहर निकाल दें तो सब इच्छाओं को मिलाकर जो बाकी है वो सामान्य इच्छा है। लेकिन उसने ये भी कहा है कि इसमें एक शर्त है कि परिणाम सामान्य इच्छा ही होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो खुद के फ़ायदे का भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आप किसी अन्य के हितों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। समूह के सभी सदस्यों के हित सम्मान योग्य और ध्यान दिए जाने योग्य होने चाहिए। सामान्य इच्छा की प्रकृति अगर इस तरह की है तो उसका पालन करने में कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई उसका पालन करने से मना करे तो रूसो कहता है कि उसे उसका पालन करने के लिए बाध्य किया जाएगा, मजबूर किया जाएगा, वरना सामाजिक अनुबंध एक खोखला फॉर्मूला बनकर रह जाएगा। इस प्रकार सामान्य इच्छा का पालन करना एक तरह से व्यक्तियों की नैतिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। इस तरह जब सामान्य इच्छा व्यक्तियों के ऊपर शासन करती है तब उन्हें अपनी स्वतंत्रता के कम होने से असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। यानी अगर वो सामान्य इच्छा का पालन कर रहा है तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी फ्रीडम में कोई कमी हो रही है। दूसरे शब्दों में, जब किसी व्यक्ति को नागरिकों के पूरे निकाय द्वारा सामान्य इच्छा का पालन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उससे उसका अपना सर्वोत्तम हित पालन करने के लिए कहा जा रहा है और किसी विशेष परिस्थितिवश उसे ये बात समझ नहीं आ पा रही है। इस प्रकार सामान्य इच्छा का पालन करना एक प्रकार से व्यक्तियों की नैतिक स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज सामान्य इच्छा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरल विल, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस वीडियो में थ्योरी ऑफ जनरल विल क्लियर नहीं हुआ है तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझा पाऊँ। आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी बता सकते हैं, या फिर इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।